क्या आप जानते हैं कि आपका शरीर खुद में एक करिश्मा है? और क्या हो अगर आपको पता चले कि आपके शरीर में एक देश की आर्मी में मौजूद सैनिकों से ज्यादा सैनिक तैनात हैं? वैसे ये सुनने में जितना मुश्किल और कॉम्प्लेक्स लग रहा है, समझने में उससे ज्यादा आसान है। बस आपको करना यह है कि जहां भी हैं वहां आराम से बैठ या लेट के ये वीडियो पूरी देखें। आपके शरीर में पूरा का पूरा मिलिट्री जोन मौजूद है, जहां गार्ड्स, सोल्जर्स, आईटी यानी इंटेलिजेंस टीम, बैकअप टीम, वेपन फैक्ट्री और कम्युनिकेटर्स मौजूद रहते हैं, जिनका मकसद सिर्फ आपको प्रोटेक्ट यानी आपकी सुरक्षा करना होता है। और इसी चीज को कलेक्टिवली इम्यून सिस्टम यानी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली कहा जाता है। आपके शरीर के अंदर जब कोई बाहरी एजेंट जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई या कुछ भी जो बॉडी के लिए फॉरेनर हो वो घुसता है, तब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और पूरे पावर के साथ एक्शन लेना स्टार्ट कर देता है। इसे हम ऐसे समझ सकते हैं, जब एक मच्छर आपके शरीर पर आकर आपका खून चूसना स्टार्ट करता है, उस वक्त वो केमिकल ट्रांसफर भी कर रहा होता है, जिसकी वजह से आपका शरीर रिस्पॉन्स में रेड लम्प यानी लाल दानेदार पोर्शन छोड़ता है, जिसकी वजह से खुजली और इरिटेशन भी होती है। मगर क्या आपने कभी सोचने की कोशिश करी कि ऐसा क्यों होता है? वैसे ये अपने में इस बात का सिग्नल है कि आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव है और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं। बट अगर ये लंप ना बने तो, या फिर आपके पास इरिटेशन या खुजली जैसे कोई भी सिग्नल ना हो, इसका मतलब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिव नहीं है। मगर चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि ये बहुत नॉमिनल और रेयर केसेस में देखने को मिलता है। तो अब इम्यून सिस्टम आपको समझ में आ गया है। बट हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम का सिर्फ इतना ही काम नहीं रहता है। जो काम इम्पोर्टेंट है वो ये कि वो आपको इलनेस, डिजीज अथवा अन्य प्रकार के इन्फेक्शन से बचाए। जैसा कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बता दिया था कि ये इम्यून सिस्टम एक पूरा का पूरा मिलिट्री जोन है। तो हमारे शरीर में कई सारे सैनिक यानी सोल्जर्स एक साथ काम करते हैं इन फॉरेनर बॉडीज और एजेंट्स से लड़ने के लिए। अगर हमारे बॉडी का ये इम्यून सिस्टम सही से काम ना करे तो आप सोच भी नहीं सकते रिजल्ट्स कितने खराब हो सकते हैं। यानी अगर से आपका हाथ ब्लेड से भी कट जाए तो आपकी डेथ हो सकती है, क्योंकि ब्लेड से कटने के बाद कई सारे बैक्टीरिया आपके हाथ में जाने की कोशिश करते हैं और उस वक्त भी इम्यून सिस्टम अपने सैनिकों को आगे भेजकर उनसे लड़कर आपको बचाए रखता है। तो आपको सोच के हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इम्यून सिस्टम आपके शरीर का कितना इम्पोर्टेंट हिस्सा है। अब इम्यून सिस्टम को और ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपने अगले खिलाड़ी यानी ल्यूकोसाइट्स की तरफ। ल्यूकोसाइट्स हमारे ब्लड स्ट्रीम में हमेशा तैनात रहता है और ये एक पहरेदार की तरह काम करता है। पहरेदार इसलिए क्योंकि ये लगातार 24/7 हमारी बॉडी में और ब्लड स्ट्रीम में जाके सिर्फ ये चेक करता है कि यहाँ कोई एक्सटर्नल बॉडीज या फॉरेन मटेरियल्स या एंजाइम्स तो नहीं प्रेजेंट हैं, यानी बाहर से कोई और हमारे बॉडी में इंटर तो नहीं कर चुका है जो हमारे बॉडी को खतरा पहुंचाना चाहता हो। ये अमाउंट में भी बहुत ज्यादा होता है, यानी हमारे 1 माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड में 11,000 ल्यूकोसाइट के सैनिक मौजूद रहते हैं, जिनका काम सिर्फ दूसरी फॉरेन बॉडीज को इंस्पेक्ट और डिटेक्ट करना होता है। अगर इन ल्यूकोसाइट्स को स्ट्रीमिंग के थ्रू कोई ऐसी बॉडी डिटेक्ट होती है जो अवैध रूप से आपके शरीर में घुस आई है, तो इस चीज की इंफॉर्मेशन फॉरेन कम्युनिकेटर्स के पास पहुंचाई जाती है कि वो फॉरेन हेड ऑफिस में जाके इन्फॉर्म करें। टेक्निकल टर्म्स में इस प्रतिक्रिया को इम्यून रिस्पॉन्स भी कहा जाता है। होता यह है कि आपकी बॉडी में हर बार अलग अलग तरह के फॉरेन एजेंट्स या एंजाइम्स घुसते हैं। तो कौन एंजाइम घुसा है और इसकी ताकत कितनी है, इस हिसाब से ही हेड ऑफिस अपनी आर्मी छोड़ता है। इसीलिए अलग अलग तरह के और अलग अलग रैंक की सेना हमेशा हमारे इम्यून सिस्टम में तैनात रहती है। बाहरी एंजाइम या फॉरेन एजेंट कितना खतरनाक है, इस पे ही डिपेंड करता है कि किस सैनिक को भेजा जाना चाहिए, चाहे वो वायरस हो, फंजाई या फिर बैक्टीरियाज। ये सैनिक उस इन्फेक्टेड साइट में जाके वहां के फॉरेन बॉडीज या एजेंट्स को मार डालते हैं जो आपके शरीर में बाहर से घुस आया था।
ये किसी एक्शन फिल्म के सिनेमैटिक थ्रिलर से कम नहीं लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है ताकि आप समझ सकें कि क्या हो सकता है। चलिए अब हम एक केस लेते हैं जिसमें एक वायरस आपके बॉडी में बाहर से एंटर करता है। इसके बारे में आपका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फर्ज करिए कि आपको कुछ लेना है और आप ग्रोसरी स्टोर में गए। आप एक लाइन में खड़े थे जहां आपके पीछे वाले व्यक्ति को कफ और स्नीज था, जिसके छींकते ही आपके बॉडी ने वो वाटर ड्रॉपलेट्स के छोटे छोटे मॉलिक्यूलर वेस्ट पे डिवाइडेड पार्टिकल्स को अपने बॉडी के अंदर ले लिया न जानते हुए, जिसमें कई सारे वायरस थे। तो यहाँ पे एक वायरस आपके फेफड़े में गया, क्योंकि जब आप ब्रीथ करते हैं तो आप अपने ट्रैकिया का इस्तेमाल करते हैं जो लंग्स से कनेक्टेड यानी आपके फेफड़ों से कनेक्टेड रहती है। अब जब ये वायरस आपके लंग्स पे जाके चिपका और लैंड किया तो उसने अपने डीएनए को आपके बॉडी में छोड़कर अपने आप को मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ से कहानी होती है शुरू। यहाँ ये जान लेना बहुत जरूरी है कि इस दुनिया में हर एक जीवित प्राणी सेल से बना है, चाहे वो सिंगल सेल बैक्टीरिया हो या फिर दुनिया का सबसे बड़ा मैमल यानी कि ब्लू व्हेल। इन सब के बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सेल, और खरबों सेल आपके बॉडी में मौजूद हैं। इनफैक्ट आपकी पूरी बॉडी सेल्स के छोटे डिनोमिनेटेड फॉर्म से मिलकर ही बनी है। साइंटिस्ट की माने तो हमारी बॉडी एवरेज पे 32.7 ट्रिलियन सेल्स से मिलकर बनी है, जो कि अपने आप में एक जीता जागता अजूबा है। और हर एक सेल में एक ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बना हुआ है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। ये बात तो हो गई हमारे बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी सेल्स की, लेकिन ये सेल्स एक सेल मेम्ब्रेन से घिरे रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन में हर तरीके के सिक्योरिटी मेजर्स का ख्याल रखा गया है। ये सेल मेम्ब्रेन के अंदर हर एक चीज को प्रोटेक्ट करके रखता है, जिसमें राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस जैसे अलग अलग कार्यकर्ता मौजूद रहते हैं। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आने और जाने वाली चीज निर्धारित रहती है, यानी ये तय करता है कि किस चीज को अंदर और किस चीज को बाहर जाना है। जैसे पानी H2O ये अंदर आने की चीज है, CO2 ये बाहर जाने की चीज है। इसी तरीके से ऑक्सीजन दैट इज O2 ये भी अंदर आने की चीज है। ये एक तरीके की ऑटोमेटिक सुरक्षा प्रणाली होती है जिसमें ये एंट्रीज को कंट्रोल करता है। बट जब एक वायरस आपके फेफड़े में आ जाता है, इसके बाद वो अपनी चालाकी से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन था और एंट्री और एग्जिट को कंट्रोल करता था, वो किसी का रूप लेकर यानी अपनी चालाकी से H2O में घुस के या O2 के मॉलिक्यूल के साथ जुड़कर हमारे सेल मेम्ब्रेन को चकमा देता है और अंदर चला आता है। लेकिन डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन चालाक होता है और उसे ये समझ में आ जाता है कि इस एरिया में कोई वायरस आ गया है। घुसपैठिए की अंदेशा होते ही इंटरनल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वहां के पावरफुल एंजाइम्स आकर उस घुसपैठिए यानी कि वायरस से लड़ते हैं और उसे मार डालते हैं। इसके बाद एंजाइम्स अपने एरिया के बाहर उसको दिखा के बोलते हैं कि ये एक वायरस है और ये हमारे एरिया में घुस आया है, सब लोग चौकन्ने रहना। आस पड़ोस के एंजाइम्स और सेल मेम्ब्रेन्स एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि और मल्टीप्लाइड वायरस अंदर ना आ सके। सिर्फ इतना ही नहीं, वो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज भी बनाने लगते हैं। अब ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज क्या होते हैं? ये वो चीज होती हैं जो वायरस के साथ लड़ती हैं और उन्हें खत्म करने में सहायता करती हैं, मेन रोल यही निभाती हैं। तो वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनने की शुरुआत न्यूक्लियस से होती है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, राइबोसोम, गोल्जी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया जैसी कई सारी फैक्ट्रीज पाई जाती हैं और इस प्रोसेस की स्टार्टिंग होती है न्यूक्लियस से। आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए स्टोर रहता है। डीएनए एक तरीके से लाइब्रेरी का संकलन है जिसमें कई हजार करोड़ किताबें पाई जाती हैं। इन किताबों को पढ़कर ही दूसरे सेल के कार्यकर्ता अपना काम रोजमर्रा की जिंदगी में करते हैं।
डीएनए एक तरीके से गाइड बुक का काम करता है और ये दूसरे सेल मेम्ब्रेन के कार्यकर्ता को बताता है कि अगर से आपके शरीर में कोई वायरस आ जाए तो उसकी एंटीबॉडीज कैसे तैयार करी जा सकती हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर एक एंजाइम डीएनए को पढ़कर अपना डेटा प्रिंट कर लेता है जो उसको एक वायरस बाउंड एंटीबॉडी बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। इसको हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। फिर एंजाइम ये मैसेंजर आरएनए प्रिंटिंग कॉपी को लेकर पहुंचता है राइबोसोम फैक्ट्री में। अब इस मैसेंजर आरएनए वाले प्रिंटिंग कोड को पढ़कर राइबोसोम फैक्ट्री के अंदर प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है जहां पे वायरस बाउंड एंटीबॉडीज का जन्म होता है और उनको बनाया जाता है। ये बहुत सारी तादाद में बनते हैं। इस फैक्ट्री से निकलकर फौरन इनको गोल्जी ऑपरेटर्स वाली फैक्ट्री में भेजा जाता है जहां पर इनको फाइनल टच मिलता है और इनके ऊपर मैक्सिमम इंस्पेक्शन प्रोसेसेस परफॉर्म हो चुके होते हैं। ये वायरस बाउंड एंटीबॉडीज अब पूरी तरीके से तैयार हैं मैदान जंग में उतरने के लिए और दुश्मन का खात्मा करने के लिए। यहाँ पे हमारा दुश्मन वो वायरस है जो हमारे लंग में जाकर अपने आप को मल्टीप्लाई करने की कोशिश कर रहा था। वैसे क्या आपने ये सोचने की कोशिश करी कि इन सारे प्रोसेस होने की ताकत आती कहां से है? इसका आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं और यहीं से वो सारी ऊर्जा बनती है जो हमारे इन सारे प्रोसेसेस को इनिशिएट और फाइनलाइज करने की शक्ति देती है। इसके तुरंत बाद वायरस बाउंड एंटीबॉडीज अपनी जगह पे जाती हैं, वायरस से लड़ती हैं और उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़कर मार डालती हैं। मगर क्या हो अगर आपका इम्यून सिस्टम सही से काम ना कर पाए या फिर उसके अंदर वायरस बाउंड एंटीबॉडीज बनाने की क्षमता ही ना हो? घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये तब होता है जब आपका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाए और उसके अंदर वायरस से लड़ने की और उसको बाहर भगाने की क्षमता पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए। इसको साइंटिफिक टर्म्स में रोग प्रतिरोधक क्षमता का कम हो जाना भी कहते हैं। तो इसके लिए आपको अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर से आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आपके शरीर में घुसने वाली कोई भी फॉरेन बॉडी या एंजाइम आपका बाल भी नहीं बांका कर सकते हैं। इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए आपको कुछ चीजों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। इसको एक्टिवेट रखने के लिए और स्ट्रॉन्ग बनाए रखने के लिए आपको हरी सब्जियां खाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स पाए जाते हैं जो आपके सेल में बनने वाली ऊर्जा और उसके प्रोसेस को सही से इनिशिएट होने में फायदेमंद यानी कि लाभदायक होते हैं। स्मोकिंग या किसी भी तरीके का तंबाकू सेवन बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि ये आपके इम्यून सिस्टम को ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो वायरस आपके बॉडी में एंटर हुआ है वो आपका दोस्त है और इस तरीके से इम्यून सिस्टम में वो आसानी से एंटर हो जाते हैं। तीसरी चीज है एडिक्वेट स्लीप, यानी प्रचुर मात्रा में सोना। हर दिन 7 से 8 घंटे की नींद काफी है एक अच्छे इम्यून सिस्टम को डेवलप करने के लिए। चौथी लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है एक्सरसाइज या फिर योगा या मेडिटेशन। आप कुछ भी करें लेकिन ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन अपने बॉडी में सुबह के वक्त लेने की कोशिश करें और एक्सरसाइज पर भी ध्यान दें। इससे आपका इम्यून सिस्टम अपने आप को जगाता है और दूसरे वायरस या फॉरेन मटेरियल्स के लिए अपने आप को तैयार करता है। पांचवा पॉइंट है स्ट्रेस ना लेना, यानी जितना कम टेंशन ले सकें उतना ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इनडायरेक्टली आपके इम्यून सिस्टम को कमजोर बनाता है। वैसे तो आपको YouTube पे कई सारी वीडियोस मिल जाएंगी जिसमें कैसे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग और एक्टिव बनाया जाए ऐसी बातें लिखी जाती हैं और बताई जाती हैं, मगर ये सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये कहीं और से नहीं, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के हेल्थ मैगजीन से ली गई हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसमें कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और आप किस तरीके की वीडियो नेक्स्ट सेशन पे देखना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको आने वाले टाइम पे मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।